दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लैब स्कूल में। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सीटेट के लिए बहुत सारी क्लासेस डिस्कस करी हैं। आज हम दोस्तों सीटेट के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है NCF 2005। NCF 2005 से सीटेट में हर बार 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है और ये टेट में और सुपर टेट में भी बहुत बार पूछा गया है। तो टेट, सी टेट और सुपर टेट तीनों के लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। चलिए देख लेते हैं NCF 2005 है क्या। तो अगर हम सबसे पहले NCF 2005 की बात करेंगे तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि NCF की फुल फॉर्म क्या है। तो NCF की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या होती है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये कई बार पेपर में पूछी गई है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ABCD ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे देगा दोस्तों आपको, और कभी करिकुलम लिख लेगा, किसी ऑप्शन में काउंसिल लिख देगा, किसी में कुछ लिख देगा। तो आपको राइट वाली जो करनी है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ही करनी है। इसका जो हिंदी रूपांतरण है दोस्तों वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, तो एक बार और बता देते हैं। NCF की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, कोई भी नीति होती है उसका सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन बनता है कि ये लाई क्यों गई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो हम क्यों देख लेते हैं दोस्तों कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे मेन पॉइंट है वो यही है दोस्तों कि बालकों की तनाव मुक्त या बोझ मुक्त शिक्षा प्रदान करना, भय मुक्त, तनाव मुक्त, बोझ मुक्त शिक्षा प्रदान करना। इसी पे दोस्तों हम पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे, और आज के बाद NCF से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन है आपके वो सारे के सारे दूर होने वाले हैं। वीडियो को बहुत अंत तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए देख लेते हैं। तो पहली बात हम देखेंगे दोस्तों वो यही है कि NCF 2005 से पहले 3 NCF आ चुके हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि NCF 2005 से पहले कितने NCF आ चुके हैं। तो 3 NCF आ चुके हैं, एक 1975 में, 1988 में दोस्तों, और एक आया है आपका वो है 2000 में। 2000 वाले को ही रूपांतरित करके दोस्तों NCF 2005 में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रहेगा NCF 2005 से पहले कितने NCF आ चुके हैं। तो 3 NCF आ चुके हैं। चलिए देखेंगे आगे पॉइंट। अगला पॉइंट है दोस्तों, NCF 2005 को MHRD के निर्देशानुसार NCERT द्वारा बनाया गया। देखिए, ना तो ये राज्यसभा ना ये संसद, ये दोस्तों MHRD के निर्देशानुसार NCERT द्वारा बनाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, आपसे पूछा जाएगा कि NCF का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो NCERT के द्वारा निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, NCF 2005 के लिए प्रोफेसर यशपाल समिति ने यशपाल कमेटी का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट थी दोस्तों शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए NCF 2005 के लिए। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, NCF 2005 के लिए प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने, किसने? प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने यशपाल कमेटी का गठन किया। ठीक है दोस्तों, यशपाल कमेटी का गठन दोस्तों 1993 में 1993 में किया था, और जो इसकी रिपोर्ट थी दोस्तों वो थी शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। इसे ही इसका सूत्र माना गया है, और इसे ही इसका नारा माना गया है, कुछ भी कह लीजिए। लर्निंग विदाउट वर्डन, क्या है? लर्निंग विदाउट वर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है दोस्तों, कौन सी कमेटी थी? यशपाल कमेटी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। NCF 2005 के अध्यक्ष कौन थे? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है कि NCF 2005 के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों NCF 2005 के अध्यक्ष यशपाल शर्मा, प्रोफेसर यशपाल शर्मा थे NCF 2005 के अध्यक्ष। अगर मैं NCF 2005 के निदेशक की बात करूंगा तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। कौन थे? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। अध्यक्ष से कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है और निदेशक से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोनों को आपको डिफरेंस समझ के कृष्ण कुमार और यशपाल शर्मा में आपको देखना है कि अध्यक्ष और निदेशक कौन थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। NCF 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल शर्मा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि NCF 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुई है। ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे कि NCF 2005 की उत्पत्ति
किसके निबंध के द्वारा हुई है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध के सभ्यता और प्रगति के आधार पर हुई है। ठीक है, एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति। अगला पॉइंट है, एनसीएफ 2005 की रूपरेखा 22 भाषाओं को अनुवादित करती है। आपको पता होगा दोस्तों, अनुसूची 8। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 की रूपरेखा जो है वो 22 भाषाओं को अनुवादित करती है। कितनी भाषाओं को अनुवादित करती है दोस्तों? 22 भाषाओं को अनुवादित करती है। एक एक पॉइंट आपसे पूछा गया है, जैसे मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ उसी तरीके से पॉइंट लिख लीजिए, और एनसीएफ से फिर जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज तक के एग्जाम में, ठीक है, वो लगा के देख लीजिए। इस वीडियो से हर एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। अगला पॉइंट देखेंगे कि एनसीएफ 2005 ने 17 राज्यों को प्रभावित किया था। ये जो 17 राज्य हैं पूछे जाते हैं कि 17 राज्यों को प्रभावित किया था, और हर राज्य को एनसीएफ 2005 का बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रदान करी गई थी। देखिए दोस्तों, कोई नीति होती है, कोई योजना होती है, उसे प्रमोट करने के लिए दोस्तों केंद्र सरकार को या जो संस्था होती है उसे कुछ न कुछ धनराशि या कुछ न कुछ कह सकते हैं आप, जो बढ़ावा देने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। तो इसी तरीके से हर राज्य को 10 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी। तो कितने लाख रुपए की? 10 लाख रुपए की दी गई थी। 17 राज्यों को इसने प्रभावित किया था एनसीएफ 2005 ने। ठीक है दोस्तों, इसमें एक अहम भूमिका रही थी वो राज्य स्तरीय पर। दोस्तों ये बोल रहा है कि राज्य स्तरीय पर SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCERT जो एक राज्य लेवल पर होती है दोस्तों, स्टेट लेवल पर होती है, और डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की सबसे महत्वपूर्ण सहभागिता रही थी। दोस्तों आपको पता होगा, डाइट जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, और SCERT जो होती है वो एक स्टेट लेवल पर होती है। यहाँ पर प्रशिक्षण जो कराया जाता है वो अध्यापकों का कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी जो है वो बहुत अहम भूमिका रही थी। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसकी अहम भूमिका रही थी? तो SCERT और डाइटों की अधिक भूमिका रही थी। ठीक है, ये तो होगी कुछ बेसिक पॉइंट दोस्तों। अब इसका उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 लाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? एम क्या है? तो एनसीएफ 2005 बालकों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना। कंटिन्यू दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें स्कूली शिक्षा से जोड़ना। दोस्तों ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपसे पूछा जाएगा कि उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना और सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना और सर्वांगीण विकास करना। चलिए, सिद्धांत दोस्तों कई बार आपसे पूछे गए हैं कि इसमें कितने सिद्धांत हैं। तो दोस्तों 5 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, इसमें 5 थ्योरी दी गई हैं दोस्तों। पहली जो पॉइंट है वो है रटने की प्रणाली को ख़त्म करना। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई जो बच्चे होते हैं क्लास प्राइमरी के या जूनियर लेवल के, वो रटने में अपना बहुत ज़्यादा बोर लगाते हैं, ना कि समझने में। तो इसको सीधा सीधा निर्देशित करता है एनसीएफ कि रटने की जितनी भी प्रणाली हैं, रटंत विद्या को बिल्कुल ख़त्म करना है। तो पहला सिद्धांत यही कहता है कि रटने की प्रणाली ख़त्म करना। दूसरा दोस्तों, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न हो। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि अगर किसी चैप्टर में तालाब के बारे में दिया गया है तो पाठ्य पुस्तक तालाब से ही संबंधित नहीं, उसके आस पड़ोस की चीज़ों को बाहरी ज्ञान, बाहरी जीवन से जोड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न हो। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदुओं पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, यानी कि नेशनल से या राष्ट्र हित में जो भी पॉइंट हैं वो बच्चों को बताए जाएं, पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं, जिससे कि राष्ट्र हित की भावना बच्चों के अंदर जाग सके। अगला पॉइंट है दोस्तों, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और लचीला बनाया जाए। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप कोई पहाड़ा पढ़ा रहे हैं, क्या जोड़ घटाए सिखा रहे हैं दोस्तों, तो उसे गतिविधियों को करके भी बताया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है वो है हमारा ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। बच्चों को ऐसा नहीं है कि क्लास में पढ़ाने के लिए ही बस क्लास तक ही सीमित रखना चाहिए। कुछ भी अगर तुम किसी मेले के बारे में बता रहे हैं तो हो सकता है संभव जहाँ तक करिए कि बच्चों को मेले तक ले जाइए दोस्तों, या किसी भी तरीके से उन्हें एकदम विजुअल लाइव करा दीजिए, जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक समझ सकें। तो यहाँ वही बोली गई है कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए।
ये दोस्तों 5 आपके लिए मैंने ये इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है वो बताए हैं, और इन्हीं सिद्धांतों में से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत एनसीएफ के द्वारा दिया गया है। तो 3 आपके ये दे देगा और एक दूसरा नहीं वाला दे देगा, तो नहीं वाला, तो इस वजह से आपको पांचों के पांचों आपको याद रखने हैं। रटने की प्रणाली को खत्म करना, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न होना, राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। अगला जो लास्ट पॉइंट है वो है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ये 5 जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यही सिद्धांत हैं, यही एनसीएफ कहता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे दोस्तों कि किस किस का सुझाव दिया है, किस किस को माना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप एक टीचर हैं और क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक या किसी भी विषय को नहीं पढ़ा सकते। शिक्षा बाल केंद्रित, जिसमें बालक की रुचि हो रही है उसी को आपको पढ़ाना है, या फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उसे रुचिकर बनाना आपका पर दायित्व बनता है। ठीक है, तो शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि बालक जिस तरीके से समझता है उसी तरीके से बालक को समझाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि वर्तमान की शिक्षा कैसी है, शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित है, अभिभावक केंद्रित है, या फिर कह सकते हैं राज्य केंद्रित है। तो आप दोस्तों कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा है अपनी। ठीक है, कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा है। अगला है सूचना को ज्ञान न माना जाए। कहने का मतलब यही है कि अगर आपने किसी भी सूचना को बताया, किसी के बारे में बताया, तो बच्चों को ऐसे ट्रीट मत करिए, ऐसे ट्रेंड मत करिए कि आपकी कही हुई भाषा को सेम बच्चे दूसरी जगह बोल दें। बच्चों में क्रिएटिविटी लानी चाहिए, बच्चे दूसरी तरह अपने शब्दों में भाषा को बोल सकें। ठीक है, तो सूचना को ज्ञान न माना जाए। अगला पॉइंट है एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया है। किसने किया है, एनसीईआरटी ने एनसीएफ 2005 का निर्माण किया है दोस्तों। ठीक है, ये बात मैं आपको आगे भी बता चुका हूँ। अगला पॉइंट है त्रिभाषा सूत्र अपनाया जाए। कौन सा त्रिभाषा सूत्र दोस्तों अपनाया जाए, आपको पता होगा कि त्रिभाषा सूत्र अपनाया जाए जिसकी कोठारी आयोग ने 1986 में वकालत की थी दोस्तों, त्रिभाषा सूत्र की। अच्छा, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये त्रिभाषा सूत्र क्या है। दोस्तों पहली बात तो ये है कि पहला नंबर पे है मातृभाषा, यानी कि मदर टंग में बच्चे को सिखाया जाए। दूसरे में जितनी भी 22 भाषा हैं उनमें से एक होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद तीसरी, अगर कोई मान लीजिए अगर ये साउथ का बच्चा है, मान लीजिए केरल का बच्चा है, मलयालम है, तो अगर मलयालम लेना चाहता है तो उस तरीके से वहाँ की भाषा को चूज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभाषा सूत्र आप बता सकते हैं कि त्रिभाषा सूत्र को किस में अपनाया गया है, तो एनसीएफ 2005 में त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बच्चे की मातृभाषा में ही आप पढ़ाएंगे, मातृभाषा के माध्यम से ही अगली भाषाओं तक उसे ले जाएंगे। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि इसका जो पुल होगा या दूसरी भाषा तक पहुंचने का जो कारण वो पुल होगा, कह सकते हैं आप, वो मातृभाषा होगा। मातृभाषा के माध्यम से ही आप दूसरी भाषाओं को बता सकते हैं। तो यही बात करी गई है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी। अगला पॉइंट है तनाव मुक्त शिक्षा वातावरण होना चाहिए। बच्चे को अगर क्लास में बैठा है तो किसी भी प्रकार की कोई भी भय प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर भय नाम की कोई चीज़ ही नहीं होनी चाहिए, तभी अधिगम अच्छा हो पाएगा। और दोस्तों आपको पता है कि जब अधिगम अच्छा होगा तभी बच्चे को समझ में आएगा, जब भी संप्रेषण अच्छा होगा तभी बच्चे को समझ में आएगा। और जब समझ में कब आएगा, जब उसके अंदर कोई भी दिमाग में तनाव की जैसी प्रक्रिया नहीं चल रही होगी। अगला पॉइंट है बालक को क्रिएटिव बनाने की पूरा मौका दिया जाए। दोस्तों अब जिस तरीके से बालक बनाना चाहता है, भले ही एक बार बिगाड़ रहा है, दूसरी बार मान लीजिए कोई भी आप छोटी से छोटी चीज़ उसे करवा रहे हैं और एक बार बिगड़ जाती है तो उसे दूसरी बार भी मौका देना चाहिए। ये एनसीएफ 2005 में लिखा हुआ है और ये कहता भी है। ठीक है, खेल को महत्व देना चाहिए। दोस्तों आपको पता होगा कि खेल खेल से सीखना, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को खेल के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। तो एनसीएफ 2005 में खेल को भी महत्व दिया गया है। अगला पॉइंट है
ये भी इम्पोर्टेंट है कि 6 महीने में शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाए। दोस्तों आपको पता होगा हर डिस्ट्रिक्ट पर डाइट होती है, ठीक है, और उसी डाइट पर 6 महीने में 2-4 दिन के लिए बुला के हर शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है। प्रशिक्षण में बताया जाना चाहिए कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीके से उसे सिखाया जाए, किस तरीके से नहीं। तो ये चीज़ें कौन सी बातें करनी है, कौन सी बात नहीं करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें हर 6 महीने में शिक्षक को प्रशिक्षण के माध्यम से बतानी चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि टेट, सुपर टेट और सीटेट की विधिवत रूप से यहाँ पर क्लास चल रही हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। अगला पॉइंट है, मोटी मोटी किताबों को बेकार माना गया है। दोस्तों यहाँ पर बहुत स्पष्ट कहा है कि जितनी भी मोटी मोटी किताबें हैं, जितने भी भारी बैग्स हैं, उनको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। मोटी किताबों को यहाँ बिल्कुल बेकार माना गया है। दोस्तों अगला पॉइंट है, पूर्व ज्ञान का उपयोग करना। अगर बच्चे को 2 आता है तो दोस्तों 2 में 1 जोड़ के 3 सिखाएंगे, न कि डायरेक्ट ही 3 सिखाएंगे। कहने का मतलब यह है, उसे पूर्व ज्ञान अगर आ रहा है तो पूर्व ज्ञान में ऐड करके आगे की चीज़ों को सिखाया जाना चाहिए। यही मतलब है पूर्व ज्ञान को। आपने सुना होगा शिक्षण सूत्र में ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है दोस्तों, तो वो बात अलग है, ठीक। तो पूर्व ज्ञान का उपयोग करना भी एनसीईआरटी में बताया गया है। अगला पॉइंट है, रोजगार परक शिक्षा। दोस्तों ऐसी शिक्षा देनी चाहिए बच्चे को जिससे कि आगे वो रोजगार पूरी तरीके से अपना हासिल कर चुके। अगला पॉइंट है, कक्षा 5, 8 एवं 11 के लिए बोर्ड एग्जाम नहीं होने चाहिए। सीधा सीधा लिखा है एनसीईआरटी 2005 में कि क्लास 5th, 8th और 11th के लिए बोर्ड एग्जाम की कोई सुविधा नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, बालक को दंड वर्जित है, यानी कि बालक को तुम देखिए, पहले तो आप बिल्कुल ही दंड नहीं दे सकते हैं। अगर आप अपने वाचन से कुछ दंडित बातें कह सकते हैं तो वो भी सीमित बातें कह सकते हैं, इसलिए आप दंड जो है वो बिल्कुल वर्जित है। दोस्तों एक और बात मैं बता दूं, जो भी पुरस्कार है वो सीमित मात्रा से अधिक देना भी एनसीईआरटी 2005 इसमें बिल्कुल गलत माना गया है। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार ही ज़्यादा पुरस्कार देना भी बच्चे के लिए बहुत हानिकारक माना गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी बढ़ावा देना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बच्चे की अगर मातृभाषा है तो आप अंग्रेजी सिखाना चाह रहे हैं तो मातृभाषा के माध्यम से ही उस बच्चे को अंग्रेजी भाषा को सिखाना चाहेंगे, न कि सीधी अंग्रेजी, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि मातृभाषा का सबसे ज़्यादा ध्यान किया गया है। एनसीईआरटी पूरा का पूरे का निचोड़ में बता दूँ तो बालक को जिस तरीके से समझ में आ रहा है, जिस तरीके से बालक खुशी खुशी पढ़ रहा है, उसी तरीके से बालक को आपको पढ़ाना है। यही एनसीईआरटी सीधी सी भाषा में कहता है। दोस्तों एनसीईआरटी से यहाँ से मैंने सारे के सारे पॉइंट बना दिए हैं। आज तक के जितने भी पेपर हैं मैंने सारे के सारे को देखा है और उनमें से सारे के सारे यही पॉइंट बने हैं, यही एनसीईआरटी कहता है। दोस्तों अलग से कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से ये पॉइंट लिख लीजिए और जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे 1 दिन पहले एनसीईआरटी 2005 को देख के जरूर जाएं। पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल लाइफ्स गोल पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से ले लेना दोस्तों, या हमारा फेसबुक पेज भी है लाइफ्स गोल, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।